जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछली वीडियो जो है बड़े गौर से देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था एफएससी पार्ट 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मुख्तलिफ शेप्स के थ्रू कैसे फाइंड किया जा सकता है, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस जो है ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने एक क्लोज सरफेस फ़र्ज़ करना है और ये क्लोज सरफेस जो है ये कैसा होगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी कि ये एक फ़ुटबॉल है। फ़र्ज़ करें एक फ़ुटबॉल है क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है और उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ाहिर बात है रेडियली आउटवर्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो हमने फाइंड करना है। अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, रिलेटेड डायग्राम, जिसमें फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये आप गौर करें, ये हमने एक फ़ुटबॉल फ़र्ज़ की है। ठीक है जी। इस फुटबॉल को मैं कह रहा हूँ जी कि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है? जो बंद सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो हमने फाइंड करना है। किसकी वजह से? ये जो दरमियान में चार्ज पड़ा हुआ है, ये जो आपको दरमियान में चार्ज नज़र आ रहा है, ये इसकी वजह से हमने फ्लक्स फाइंड करना है। अब अगर मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं, आप गौर से देखिएगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। किसी भी डायरेक्शन में देख लें, रेडियली आउटवर्ड। थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी बन गई है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि दिस इज रेडियली आउटवर्ड। सीधी लाइन है, रेडियली आउटवर्ड। अब ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने उस फुटबॉल के अंदर से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल के अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है। अब अगर मैं पिछले फार्मूला की बात करूं, जो हमने इससे पहले फार्मूला पढ़ा था ई डॉट ए वाला, उसमें एक ही फ्लैट सरफेस था और उसका एक ही वेक्टर एरिया था और बड़े आराम से हम उस फार्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है ये कर्व्ड है और कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम पे गौर करना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो एक फ्लैट सरफेस पहले से बना आपको नज़र आ रहा है, कर्व्ड सरफेस का थोड़ा सा पैच, एक छोटा सा पैच जो है मैं बनाता हूं। यहां देखें ये पैच, और इस पैच का अगर मैं वेक्टर एरिया बनाऊं तो यहां जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आ रही है वो देखें थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है, इस तरफ, ऐसे ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आ रही है। लेकिन एक दूसरा जो वेक्टर एरिया वहां बना हुआ है पहले से, उसकी ये डायरेक्शन है, ये वो ऊपर जो बना हुआ है। इसका मतलब है अगर कोई सरफेस कर्व्ड है तो उसके हर जगह पर जो पैचेस आप कंसिडर करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, उनके वेक्टर एरिया की मुख्तलिफ डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है ई डॉट ए जो अकेला फार्मूला है वो आपको ये पूरा फ्लक्स फाइंड करके नहीं दे सकता। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस कर्व सरफेस को, यानी इस फुटबॉल को, इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके कंसिडर करना पड़ेगा कि हर पैच के लिए इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके कंसिडर करना पड़ेगा कि हर पैच के लिए जो सरफेस है वो तकरीबन फ्लैट बिहेव करे। अगर आप गौर करें, एक फुटबॉल, बड़े से फुटबॉल को इमेजिन करें और उसके छोटे छोटे पैचेस को अगर आप कंसीडर करें तो हर पैच, अगर अकेले पैच को आप देखेंगे तो वो आपको फ्लैट ही लगेगा, लेकिन अगर आप सारे पैचेस को मिला के पूरा फुटबॉल इकट्ठा देखेंगे तो आपको जाहिर बात है वो कर्व्ड लगेगा। तो हमने यहाँ पर, हमारा पहला एम क्या है कि हमने
इस कर्व सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके कंसिडर करना है। तो मैं अभी नेक्स्ट आपको टॉपिक की तरफ लेके जाने लगा हूँ, आई मीन टॉपिक की तरफ नहीं, नेक्स्ट विंडो की तरफ, जिसमें हमने डिस्कस ये करना है कि किस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को या इस पूरे टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। ठीक है जी, ये है आपका इस टॉपिक को सॉल्व करने का मेथड। अब हम अगले पोर्शन की तरफ जाते हैं, और अगला पोर्शन क्या है, इस टॉपिक को मैथमेटिकली आप किस तरह देखेंगे। ये आपके सामने एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। अगर आप गौर करें तो ये जो कर्व सरफेस है जो आप देख रहे हैं, दिस कर्व सरफेस, इसको हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उन छोटे छोटे पैचेस में कैसे डिवाइड करना है ये हम देख लेते हैं। जैसे फर्ज करें एक पैच मैंने ये बना दिया, इसका वेक्टर एरिया ये है। एक दूसरा पैच मैं यहां बना देता हूं, इसका वेक्टर एरिया जारी बात है 90 के एंगल पर ये होगा। इसी तरह चलते चलते आखिरी पैच यानी nth पैच वो मैं ये बना देता हूं, और इसका वेक्टर एरिया ये है। पहले पैच के वेक्टर एरिया को मैं डेल्टा A1 का नाम दे देता हूं, दूसरे पैच के वेक्टर एरिया को डेल्टा A2 का नाम दे देता हूं, तीसरे पैच के वेक्टर एरिया को मैं डेल्टा A3 का नाम दे दूंगा, डेल्टा A3। इसी तरह जो आखिरी पैच है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, डेल्टा AN। ये आपके पास डेल्टा AN आ गया। अब हम ये देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शंस हैं। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, जो चारों तरफ फैलती है। अब अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो मैं बड़ी आसानी से समझ सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, इसको मैं E1 कह सकता हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी रेडियली आउटवर्ड के लिहाज से, इसको मैं E2 कह दूंगा। इसी तरह चलते चलते आखिरी जो पैच हमने बनाया था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी जिसे मैं EN कह सकता हूं, EN। अब आप गौर करें, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस पूरे टॉपिक में समझने वाली चीज है, वो क्या है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया ये पैरेलल है। आप किसी भी पॉइंट पर देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया, उनके दरमियान जीरो एंगल है। और हम जानते हैं, पिछले टॉपिक में वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया अगर पैरेलल हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है और कॉस 0 1 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने उस पूरे कर्व सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है। उस पूरे कर्व सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है, और उन पैचेस का कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया क्या होगा, ये जो जिसे मैंने अंडरलाइन किया, डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। इसी तरह हर पैच के थ्रू जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हर पैच के थ्रू जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हर पैच के थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अलॉन्ग विद वेक्टर। और अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये
कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का एंगल क्या है, जीरो। सबसे पहले हमने क्या किया, कर्व सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया। हर पैच जो है वो तकरीबन फ्लैट बिहेव कर रहा है। हर पैच का वेक्टर एरिया जो है वो मैंने ऊपर जो है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरह हर पैच के थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी हमने डायग्राम में बनाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1, E2, E3, En वो भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। और वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो हर जगह पर एंगल बन रहा है वो कितना है, ज़ीरो। और उस ज़ीरो एंगल के मुताबिक कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1। अगर कॉस ज़ीरो 1 होता है तो आप हर जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर आप पिछली वीडियो में देखें तो मैक्सिमम फ्लक्स यानी ज़ीरो एंगल पर जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, E A कॉस ज़ीरो। और कॉस ज़ीरो 1 हो गया। जब कॉस ज़ीरो 1 हो गया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये था बेसिक फार्मूला, E A कॉस ज़ीरो। अब कॉस ज़ीरो तो 1 हो गया, आपके पास जो फ्लक्स बच गया वो क्या रह गया, हमारे पास जो फ्लक्स है वो आ गया जी E A। यानी सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। और सेम यही काम यहाँ पर किया गया है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट, इसी तरह दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का तीसरी, और अप टू सो ऑन। इन सब का प्रोडक्ट अलग अलग लेकर हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिर हमने टोटल फ्लक्स निकालना है, और टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड करके। फिर क्या करेंगे जी, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ रही है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। अगर आप डायग्राम में देखें, पिछली डायग्राम में, मैं दोबारा से आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फासला है वो हर जगह पर सेम है, क्योंकि फुटबॉल जो है उसके किसी भी पॉइंट का टेस्ट जो नीचे अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है उससे डिस्टेंस एक जैसा है। अगर डिस्टेंस एक जैसा है तो फिर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम आएगी। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम आएगी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल। ये, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो आप E1, E2, E3, E4, En सब की जगह पर E यूज कर सकते हैं। और यही काम हमने ऊपर वाली इक्वेशन में किया। हमने E1, E2, E3, En सब की जगह हमने क्या यूज कर लिया, E। और जब आप सब की जगह E यूज कर लेंगे तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ये जो आपके सामने है। अब हम आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, E को कॉमन ले लिया। जब आप E को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, E को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। अब ये क्या है, ये बेसिकली उस पूरे सफेयर के जो छोटे छोटे पैचेस आपने कंसीडर किए थे, ये उन सब का सरफेस एरिया का सम है। और आप जानते हैं कि जब सारे पैचेस के सरफेस एरिया का जो आप ऐड कर लेंगे तो सम से मुराद क्या है कि आपने पूरे सफेयर का सरफेस एरिया निकालना है। और पूरे सफेयर के सरफेस एरिया का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो नीचे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, ये 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो होता है ये
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने ये दोनों वैल्यूज हमने यहां पुट की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दोनों में आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैं आपको कैंसिल करके बता देता हूं। ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल, इसी तरह ये 4 पाई इस 4 पाई से कैंसिल, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल फार्मूला आपके पास आ गया। और वो फाइनल फार्मूला क्या है, और वो फाइनल फार्मूला है E इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखें क्यू क्या है, ये वो टोटल चार्ज है जो उस स्फीयर या क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ था। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का ताल्लुक मीडियम के साथ होता है। अगर चार्ज के आसपास फ्री स्पेस है, यानी चार्ज और फुटबॉल के दरमियान अगर फ्री स्पेस है तो फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर यहाँ फ्री स्पेस ना हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, तो फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी आएगा। एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो फिर सारी बात है, परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ टोटल चार्ज पे जो उस क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ मीडियम के ऊपर, कि मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। और तीसरी चीज़ और भी है जो हम इस इक्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पर फार्मूला में आपको कहीं भी आर नज़र नहीं आ रहा, यानी सफेयर का रेडियस नज़र नहीं आ रहा, सफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस, यानी वो क्लोज सरफेस चाहे सफेरिकल था, चाहे बंद कमरा था, चाहे बॉक्स था, कुछ भी था, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फुटबॉल का एक पैच उतार दें, जब आप एक पैच उतार देंगे तो फिर वो क्लोज सरफेस नहीं रहेगा। शेप जैसी मर्जी हो, बस सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो दो कंक्लूजन क्या थे कि इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड, और दूसरा क्या था, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। और थर्ड पॉइंट हमने क्या कंसिडर किया या क्या कंक्लूड किया कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ क्लोज सरफेस। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमने अभी अभी डिस्कस किया वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप बट द क्लोज सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। सरफेस को क्लोज्ड होना चाहिए, सरफेस ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये है जी हमारी कंक्लूजन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन्वॉल्व्ड। और थर्ड पॉइंट क्या था, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके बार बार देखा करें ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, ताकि मैं उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।